जो संयोजन अभी हमने पीछे पढ़ा संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र का संयोजन कितने तरीके से किए थे हमने? दो तरीके से। वैसा ही यहाँ पर हम जोड़ेंगे प्रतिरोधों को। तो हम पहला संयोजन का क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में होगा कि जो कई सारे हमारे पास प्रतिरोध हैं उनको ऐसे जोड़ेंगे कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। इस तरीके से यही क्रम दोहराते चले जाएंगे जितने प्रतिरोध उनको जोड़ने हैं। इस क्रम में श्रेणी क्रम। देखो प्रतिरोधों को डिनोट करने के लिए ये होता है ऐसे ऐसे करके ये हम प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। ये तरीका प्रतिरोध का। तो ऐसे हमारे पास कई सारे प्रतिरोध है। मान लिया हमने कई प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा, एक प्रतिरोध हो गया, फिर तो यहाँ से हमने दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। हमने तीन प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत है। यहाँ से हमने इसको आई धारा दी, इसका मान लिया रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। जब यहाँ पर धारा देंगे तो यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होगा V1, यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होगा V2 और यहाँ इसका भी विभव होगा V3। दो टर्मिनल है हमारे पास A और B। हमने इन टर्मिनल के बीच में तीन प्रतिरोध रखा है। अब यहाँ पर देने जाने वाली जो धारा होगी, अगर हमने ये इस आई धारा को यहाँ पर दिया है तो ये आई धारा ही आगे बढ़ती चली जाएगी, तो सब में धारा क्या होगी? बराबर होगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या हो जाएगी? सब में बराबर होगी। ठीक, धारा बराबर होगी तो रेजिस्टेंस इसके ओम के नियम से क्या हो जाएगा? माना ओम के नियम से, यहाँ पर देखना ओम के नियम से, क्योंकि जो प्रतिरोध पर कार्य करता है ओम का नियम कार्य करता है। क्या होता है ओम का नियम? V इक्वल्स टू आई आर, ये होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर सबके लिए विभव जो है V1, V2 और V3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले प्रतिरोध के लिए R1 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से जब V1 निकाल देंगे तो V1 क्या हो जाएगा हमारा? I इंटू R1, ये हो जाएगा पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? V2 बराबर I R2। ठीक, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर I R3। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि कुल प्रतिरोध, यहाँ पर कुल विभव, यहाँ पर हम निकालते हैं कुल विभव, इसके द्वारा कंटेन कुल विभव क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। होगा ना? यहाँ पर क्या निकालते हैं? इसको बोलते हैं परिपथ का कुल विभव। ठीक है, परिपथ का कुल विभव क्या हो जाएगा हमारा कुल विभव? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब देखो यहाँ पर क्या लेते हैं? माना इनका कुल प्रतिरोध, कुल विभव V है, इस पूरे का कुल विभव जो है V है और बहने वाली धारा हमारी I ही है। तो क्या हो जाएगा? माना परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव V है तथा कुल तुल्य प्रतिरोध, मतलब इन तीनों को अगर हटा दें तो इनके बराबर, इनके मान के बराबर हम एक प्रतिरोध लगा दें, यानी कुल तुल्य प्रतिरोध R है तथा कुल तुल्य प्रतिरोध R है तब V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R। ये हो जाएगा सेकेंड। यहाँ से V बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले लिख लीजिए, कुल प्रतिरोध है ना, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V हो जाएगा। ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा I इंटू R के। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V रखेंगे और V रखेंगे तो V बराबर हम I R रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा समीकरण? कौन सा है ये? समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा? V पूरा हम लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा? I R1 प्लस I दोनों में कॉमन कर लेते हैं, I तीनों में कॉमन कर लेंगे क्योंकि तीनों में I सेम है ना, तो I कॉमन कर लेंगे। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हुआ।
अब देखो यहाँ पर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पर आई आर बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हुआ, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, हमारा ऊपर क्या बचा यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, हमारा तुल्य प्रतिरोध, कुल तुल्य प्रतिरोध। मतलब कि अगर श्रेणी क्रम में कई सारे प्रतिरोध को जोड़ेंगे तब उनका तुल्य प्रतिरोध कुल सभी परिपथ में सभी लगे प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।